गाइज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। 8 क्लासें इस चैप्टर की कंप्लीट हो चुकी है। आज ये 9 नंबर की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 51 तक मैं आपको करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। अगर आपने पिछली 8 क्लासें नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में जाकर के देख लेना भैया। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, तब तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए भैया इन वीडियो को। देखो, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। ये कौन सा पार्ट है? तो पार्ट है भैया 9 यानी कि 9 नंबर का। चलिए आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 52। पहले आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए है गर्भाशय ग्रीव्य, ऑप्शन नंबर बी है गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी है योनि, ऑप्शन नंबर डी है अंडाशय। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में 14/8/2018 को पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, आर्तव चक्र पढ़ाया था, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था भैया इस क्वेश्चन के बारे में। मैं आपसे फिर कहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन कोई सा भी हो, किस भी चैप्टर से हो, आप प्रत्येक क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। देखिए भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आर्तव चक्र, इसे मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है, माहवार भी कहा जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस होता है, जो गर्भाशय होता है, इस गर्भाशय की 3 परत होती है। इस गर्भाशय की कितनी परत होती है? 3 परत होती है। सबसे जो बाहरी वाली परत होती है वो होती है भैया पेरीमेट्रियम। बीच वाली होती है मायोमेट्रियम। दिख तो रही है ना आपको? हाँ, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ये 3 परत होती है। मैं फिर बताता हूँ, गर्भाशय की 3 परत होती है। सबसे बाहरी जो होती है वो होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है और अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो काल होता है वो होता है 28 से 29 दिन। 28 से 29 दिन। इस 28 से 29 दिन के काल का जो समय है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय है, यानी कि आर्तव चक्र का समय है, मासिक धर्म चक्र का समय है, जिसे हम आम भाषा में पीरियड्स कहते हैं। जो पीरियड्स का समय होता है वो हर 28-29 दिन में दोहराता है और ये 12-13 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाता है और 50 से 55 साल की उम्र तक रहता है। जब तक प्रेगनेंसी नहीं होगी तो अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो भैया ये लगातार चलता रहता है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये 9 माह तक रुक जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शुरुआत में 3 से लेकर के 5 दिन तक पीरियड्स के समय योनि मार्ग से, वेजाइना मार्ग से ब्लीडिंग होती रहती है। और मैंने आपको बताया था जो वो ब्लीडिंग आती है भैया वो कहाँ से आती है? ये जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार है एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम टूटती है, ये एंडोमेट्रियम टूटती है और भैया ये लगातार 3 से 5 दिन तक लगातार शरीर से बाहर आती रहती है। बताया था मैंने। अब क्वेश्चन को पढ़िए भैया। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? शुरुआत में 3 से 5 दिन तक गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है, इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये टूट जाती है
उसके बाद में 5 दिन के बाद में लगातार ये 28 दिन तक भैया बनी रहती है। शुरुआत में बनने स्टार्ट हो जाती है और ये लगातार बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? ये चाहता है कि भैया यहाँ पर भ्रूण आए और भ्रूण का विकास हो, शिशु का विकास हो। और गर्भाशय जो होता है उसमें आप सभी को पता है पूरे 9 माह तक शिशु का विकास होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं और युग्मनज में जायगोट का निर्माण करते हैं। जिस प्रोसेस के तहत करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन की प्रक्रिया के तहत युग्मनज में जायगोट का निर्माण होता है। फिर ये युग्मनज गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धंस जाता है। इसी गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है, शिशु का डेवलपमेंट होता है और पूरे 9 माह तक भैया इसी में ही रहता है। इसलिए इस पीरियड्स में हर माह इसी भ्रूण के लिए भैया जो गर्भाशय होता है ये अपने आप को हर महीने भैया क्या करता रहता है? तैयार करता रहता है, अपने आप को तैयार करता रहता है। हर महीने टूटता है ये गर्भाशय की आंतरिक परत और हर महीने भैया इसका विकास होता है। इस भ्रूण का डेवलपमेंट होने के लिए पूरे 9 महीने तक आप सभी को पता है इसी भ्रूण का विकास होता है आपके गर्भाशय में, आपके यूट्रस में। इस पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भैया ये गर्भाशय की जो आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम, ये टूट जाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम भैया? यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ में आपको? कोई प्रॉब्लम? बस इतना याद रखना है कि भैया फर्टिलाइजेशन, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है यानी कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयन होकर जो जायगोट का निर्माण होता है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय ओवरी में होता है, नर युग्मक का निर्माण शुक्राणु में होता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो शुक्राणु होते हैं वो मादा तक पहुंचते हैं, मादा का जो जेनाइटल एरिया होता है वहां तक पहुंचते हैं। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी दोनों के बीच में, जाइगोट का निर्माण होगा। फिर ये जाइगोट कहाँ चला जाता है भैया? ये जाइगोट कहाँ चला जाता है? ये जाइगोट चला जाता है भैया गर्भाशय में। वहाँ पर भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण के बाद में फिर भैया शिशु का डेवलपमेंट होता है, गर्भाशय में होता है पूरे 9 महीने तक। विदलन की प्रोसेस के तहत, विदलन क्या है? देखो जब जाइगोट बन जाता है ना उसके बाद में विदलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। विदलन क्या है? एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है, लेकिन जो आकार है वो छोटा हो जाता है कोशिकाओं का। इतनी बात क्लियर है? फिर भ्रूण बन जाता है। लगभग युग्मनज में जाइगोट के बनने के पश्चात लगभग 7 दिन के बाद में जो भ्रूण होता है वो भैया गर्भाशय की आंतरिक दीवार में जाकर के धंस जाता है। वो चैप्टर में पढ़ा रखा है भैया, अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय होता है ये हर महीने भैया टूटता है और हर महीने भैया ये तैयार होता है। किसके लिए? इस भ्रूण के लिए भैया। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, पहले भी समझाया है, अभी भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले कि 8 क्लास से अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना भैया, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए। अभी लेटेस्ट 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं भैया। देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और प्रत्येक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोबारा याद रखना है, हर महीने जो यूट्रस होता है वो तैयार होता है। किसके लिए? भ्रूण के लिए। ठीक है भैया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चले। ओके, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 53। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माता के शरीर के अंदर बच्चे का विकास, ऑप्शन नंबर बी है एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, ऑप्शन नंबर सी है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण और इसकी पोषण का विकास। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 14/8/2018 को। बताइए राइट आंसर क्या होगा भैया? देखिए ये जो क्लास आपको मिल रही है इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है और उस प्लेलिस्ट का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस वेज। कहने का मतलब ये है मेरा भैया कि
1 फरवरी को मैंने एक बैच स्टार्ट किया था जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। जितने भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक, वो सभी क्वेश्चन मैं जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में आपको करवा रहा हूँ। जूलॉजी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, 1-2 चैप्टर और बचे हुए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और बचा हुआ है, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, जूलॉजी समाप्त हो जाएगी, बॉटनी बचेगी और फिर भैया समाप्त है। ज़्यादा नहीं, आपके एग्जाम के पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले कहता हूँ कि अगर आपने वो पहले की क्लासें नहीं देखी तो जाकर के देख लेना भैया। और इससे पिछले की जो 8 क्लासें है वो भी आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में ही मिलेगी, तो जाकर के देख लेना। अब देखिए, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना जो होता है वो इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन कहलाता है, अंतरोपण कहलाता है। देखिए, आपने प्रजनन के चरण पढ़े, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको फेजेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के चरण पढ़ाए थे, अलग से भी क्लास ली थी भैया। देखो, प्रजनन के जो चरण है उसका जो पहला फेज है वो है भैया गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस हिंदी में कहा जाता है युग्मक जनन। इसमें क्या होता है भैया? इसमें गेमेट्स का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है, गेमेट्स का निर्माण होता है। युग्मक क्या है? जनन कोशिका है, वह कोशिका जो जनन में सहायक होती है। तो भैया नर युग्मक कौन सा है? 2 प्रकार का होता है ये युग्मक। नर युग्मक होता है भैया शुक्राणु, और शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। और जो मादा युग्मक है वो कौन सा है? तो मादा युग्मक है भैया अंडाणु, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया oogenesis कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। तो प्रजनन का पहला चरण है हमारा गेमेटोजेनेसिस। इतनी बात क्लियर है। दूसरे चरण के बारे में बात करते हैं। दूसरा चरण होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन, इसमें क्या होता है? जो शुक्राणु होता है वो मादा जनन भाग तक पहुंचता है। जो शुक्राणु होता है, अब शुक्राणु आप सभी को पता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो सीमन होता है, उस सीमन की सहायता से, सीमन में ही शुक्राणु होता है, उस सीमन की सहायता से फीमेल का जो जेनाइटल एरिया है, मादा जो जनन भाग है, उस मादा के जनन भाग तक पहुंचता है। मादा जनन भाग तक पहुंचता है। देखो, गेमेटोजेनेसिस युग्मक जनन में क्या होगा? नर में तो नर युग्मक का निर्माण होगा, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा, और मादा युग्मक में अंडाणु का निर्माण होगा, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होगा मादा में, है कि नहीं है? अब दोनों में, नर युग्मक में मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण हो चुका है कि नहीं है? सेकंड फेज आती है इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो सीमन होता है, उस सीमन की सहायता से शुक्राणु जो होते हैं वो मादा जनन भाग तक पहुंचते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशन। तीसरा देखिए, तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, इसे कहा जाता है निषेचन। और निषेचन की प्रोसेस हर हमेशा याद रखना है, मादा बॉडी में होती है, फीमेल की बॉडी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। डिंब वाहिका नली या अंड वाहिका जो नली होती है उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये जो नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है, ये आपस में जुड़ते हैं और उसके तहत किसका निर्माण होता है? देखो, नर युग्मक कौन सा है? मादा युग्मक के लिख लेते हैं पहले। मादा युग्मक अंडाणु है और नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे और युग्मनज वह जाइगोट का निर्माण होगा। ठीक है। अब ये जिस प्रोसेस के तहत आपस में जुड़ते हैं उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहलाता है। निषेचन की प्रक्रिया होगी दोनों के बीच में, और भैया किसका निर्माण होगा? युग्मनज में जाइगोट का निर्माण होगा। तो 3 फेज तो ये हो गए। आइए चौथा फेज के बारे में बात करते हैं। चौथा फेज होता है भैया इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, अंतरोपण।
इसमें क्या होता है, ये जो जाइगोट है ये गर्भाशय की जो आंतरिक दीवार होती है इसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उस एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। तो ये किससे जुड़ जाएगा भैया, ये एंडोमेट्रियम से जुड़ जाएगा। और इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है भैया, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। ध्यान से समझो, गर्भाशय की जो लाइनिंग होती है, मैंने आपसे कहा था कि गर्भाशय की जो परत होती है 3 परत होती है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम होती है, बीच वाली मायोमेट्रियम होती है, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है। तो ये एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ जाता है कौन भैया, ये यूग्नज व जाइगोट। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक गर्भाशय की लाइनिंग से यूग्नज का जुड़ना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो चौथी प्रोसेस ये है भैया, चौथा फेज ये है भैया आपका किसका, इस रिप्रोडक्शन का यानी कि प्रजनन का। 4 फेज हो गए, ओके। अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ, शुरुआत के 2 फेज ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। 5वां फेज देखिए भैया, 5वां फेज होता है भैया गेस्टेशन। इसे हिंदी में कहा जाता है गर्भावधि। गर्भावधि का समय 9 माह होता है। इसमें भैया जो शिशु होता है उस शिशु का विकास होता है, उस शिशु का विकास होता है। अब शिशु का विकास किस में होता है, तो गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है भैया। ये गर्भाशय के आंतरिक दीवार में आकर के ही तो जुड़ा है भैया, ये युग्मनज है। अब गर्भाशय में ही भैया क्या होगा, शिशु का विकास होगा पूरे 9 माह तक, है कि नहीं है। और 9 माह के पश्चात भैया लास्ट एंड फाइनल जो आपके प्रजनन की चरण है वो है भैया पर्च्यूरेशन। इसमें क्या होता है, पर्च्यूरेशन में प्रसव की क्रिया होती है, यानी कि बच्चे का जन्म हो जाता है। जो शिशु होता है, बच्चा तो नहीं लिख सकता, शिशु कह सकता हूँ कि भैया जो शिशु है उस शिशु का जन्म हो जाएगा। और बीच में इस गेस्टेशन की प्रोसेस में क्या होता है, माँ और बच्चे के बीच में एक प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा जिसे ग्रभनाल कहते हैं, जिसके तहत माँ अपने बच्चे को ब्लड की सहायता से भोजन उपलब्ध कराती है। और साथ ही साथ में जो शिशु है उस शिशु में जो अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण हुआ है, वो अपशिष्ट पदार्थ जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो माँ तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है, गर्भनाल का निर्माण होता है। और आप सभी को पता है जब बच्चे का जन्म होता है तो फिर भैया हम क्या करते हैं, इस गर्भनाल को, इस प्लेसेंटा को काट देते हैं, इस प्लेसेंटा को हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था भैया कि भ्रूण के विकास के लिए कौन तैयार होता है हर महीने, कौन तैयार होता है भैया, यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, क्योंकि जो गर्भाशय होता है इसमें ही 9 माह तक शिशु का विकास होता है, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इम्प्लांटेशन क्या है। ये 6 के 6 फेज आपसे पूछ सकता है अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कोई दिक्कत बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चन है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं तो बायोलॉजी के अच्छे से और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी। जिससे होगा क्या, जैसे ही आप आपके एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे वैसे ही आपको स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिखाई देगा उस क्वेश्चन को आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो दीजिए भैया, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 समझ में आ गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि अंडा जो होता है वो अंडाशय से कोख, कोख से कहते हैं भैया गर्भाशय को कहा जाता है। अपन कहते हैं ना कि कोख में बच्चा पलता है, यानी कि गर्भाशय में बच्चा का विकास होता है, शिशु का विकास होता है। तो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, गर्भाशय ग्रीविया के माध्यम से, डिंब वाहिनी के माध्यम से, गर्भाशय के माध्यम से, वर्ण के माध्यम से। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 17/8/2018 को। देखिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसकी सहायता से समझते हैं, फिर उसकी सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये होता है भैया आपका गर्भाशय, ये क्या होता है आपका गर्भाशय होता है।
और ये होती है भैया आपकी फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, जिसे डिंब वाहिनी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं भैया, डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका यूट्रस हो गया, यानी कि ये आपका गर्भाशय हो गया। ठीक है, इस तरफ भी सेम फैलोपियन ट्यूब होती है भैया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी फैलोपियन ट्यूब हो गई। और इससे जुड़ा हुआ होता है भैया ओवरी। ये क्या है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी होती है भैया। ये क्या है, ये ओवरी है, ये अंडाशय। तो मैं आपको बता दूं, इस अंडाशय में ही अंडाणु का निर्माण होता है। इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये यूट्रस गर्भाशय हो गया। यहाँ पर होती है भैया गर्भाशय ग्रीविया। ये गर्भाशय जो ग्रीविया होती है, ये प्रसूव की क्रिया में सहायक होती है। और यहाँ पर होती है भैया वेजाइना। ठीक है, अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंडा होता है वो अंडाशय से कोख में, देखो अंडा है, इसका निर्माण अंडाशय में हुआ है, तो कह रहा है कि इस अंडाशय से कोख में, कोख से कहते हैं भैया यूट्रस को कहते हैं कोख, गर्भाशय को कहा जाता है। तो ओवरी यानी कि अंडाशय, अंडाशय से जो अंडा है वो यूट्रस यानी कि कोख में किसकी सहायता से आता है। अरे भैया एक ही तो रास्ता है, ये देखो फैलोपियन ट्यूब अलग अलग भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, इस वजह से मैंने यहाँ पर अलग अलग भाग बनाए। ये वाला भाग कीपक कहलाता है, ये वाला भाग एम्पुला कहलाता है, इसे तुम्बिका कहते हैं हिंदी में। और ये संकीर्ण पथ होता है, स्तमस होता है। इस कीपक वाले भाग को इनफेंडिबुलम कहा जाता है भैया। यहाँ पर झिल्ली होती है जो अंडाशय को पकड़ने में सहायक होती है इस तरीके से। और ये जो ओवरी होता है ये इस तरीके से गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है फिलामेंट की सहायता से। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है भैया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो अंडा होता है वो अंडाशय से कोख में यानी कि गर्भाशय में किसकी सहायता से पहुंचता है, किसकी सहायता से लाया जाता है। तो भैया फैलोपियन ट्यूब की सहायता से, डिंब वाहिनी नली की सहायता से लाया जाता है। देखो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो डिंब वाहिनी नलिका के माध्यम से लाया जाता है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 17/8/2018 को। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम भी पता होना जरूरी है भैया। इस गर्भाशय की 3 परत होती है, यहाँ पर बना लीजिए भैया, ये 3 परत हो गई। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली बायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम। इसी अंदर वाली जो परत होती है यही मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर बार टूटती है भैया, यही हर बार टूटती है, हर बार नहीं बनती है भैया। ये कुछ हार्मोनों के कारण होता है, मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, और इसी एंडोमेट्रियम में आकर के भैया जो आपका भ्रूण होता है वो भ्रूण आकर के धंसता है, इसे इम्प्लांटेशन, अंतरोपण की प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है भैया, और युग्मज जो जाइगोट का निर्माण होता है वो फैलोपियन ट्यूब के इस तुम्बिका वाले भाग में, इस एम्पुला वाले भाग में होता है। इस बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि डायग्राम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि सिंगेमी कहलाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 एक अंडे का विखंडन, ऑप्शन नंबर बी है एक शुक्राणु का विखंडन, ऑप्शन नंबर सी है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन, ऑप्शन नंबर सी कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि एक शुक्राणु का एक सिंजिल्ड के साथ संयुग्मन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया 13/8/2018 को। याद रखना, मैंने आपसे फिर भी कहा था कि नर युग्मक क्या है, तो वो भैया शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या है, मादा युग्मक है मेरे भाई अंडाणु। इन दोनों का आपस में निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तहत होगा। अभी मैंने आपको जब फेज बताए थे रिप्रोडक्शन के, जब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जिसके तहत किसका निर्माण होता है, जाइगोट का, युग्मनज का निर्माण होता है।
तो नर युग्मक में मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होना क्या कहलाता है? सिंगेमी कहलाता है मेरे भाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 13/8/2018 को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अंडाणु, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी है आरबीसी, ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यूबीसी। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है 17/8/2018। ध्यान से समझना। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो नर युग्मक होता है उस नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है, इस बात का आपको पता है। और शुक्राणु में वह क्षमता पाई जाती है जो आगे जाकर के एक नए जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो जो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है। शुक्राणु क्या होता है? गतिशील होता है। ये नर से यानी कि मेल से फीमेल बॉडी तक पहुंच जाता है, यानी कि गतिशील है। इसमें ये चल कोशिका भी कह सकते हैं आप शुक्राणु को, इसे चल कोशिका भी कह सकते हैं कि चल सकता है। ठीक है, और जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक होता है भैया अंडाणु, और अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया होती है oogenesis। ठीक है, और ये गतिहीन होता है भैया, ये गति नहीं कर सकता, ये अचल कोशिका है। देखो, आपको पता है जब मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाणु का जैसे ही निर्माण हुआ तो फ्लोपियन ट्यूब की जो संरचना होती है फिब्री, जिसे झिल्ली कहा जाता है, वो इस तरीके से गति करती रहती है। जैसे ही भैया इस अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ तो ये जो अंगुलीनुमा जो संरचना आपको दिखाई देती है, ये क्या कर लेती है? इसे पकड़ लेती है, और पकड़ करके भैया कुपिका वाले भाग में लेती है। कुपिका वाले भाग में सीलिया उपस्थित होती है जो हमेशा गति करती रहती है। इनकी सहायता से एम्पुले तुम्बिका वाले भाग तक पहुंचता है भैया ये अंडाणु। एक्चुअली में द्वितीय कंडक पहुंचता है पहुंचने को, तो फिर इसमें फिर कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन, जिसके तहत फिर अंडाणु का निर्माण होता है और द्वितीय ध्रुवीय कोशिका का निर्माण होता है। खैर, आप रेलवे वाले हैं, आपको इतना डिटेल में जानना नहीं है। अगर आप क्लास 12th में होते तो फिर आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब दोबारा से याद रखना, कभी भी पूछे तो शुक्राणु होता है वो गतिशील होता है, अंडाणु होता है वो गतिहीन होता है। शुक्राणु चल कोशिका है, अंडाणु अचल कोशिका है। तो गतिशील जीवाणु कोशिका कौन सी है भैया? तो शुक्राणु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 17/8/2018 को। क्वेश्चन क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए डिंब वाहिनी, ऑप्शन नंबर बी है मूत्र वाहिनी, ऑप्शन नंबर सी है मूत्र मार्ग, ऑप्शन नंबर डी है भैया मूत्राशय। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं भैया। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में 9/8/2018 को पूछा गया है। ध्यान से समझना। एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा है आपने, उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर, जिसमें आप जानते हो कि ये क्या होती है? हमारी किडनी होती है। इस किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। इस किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन यूरिन का निर्माण करते हैं। आपकी एक्चुअली में जो किडनी होती है इसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड जब फिल्टर होगा तो यूरिन का निर्माण तो होगा, आप सभी को पता है। तो इस नेफ्रॉन में क्या होता है? मूत्र यानी कि जो यूरिन होता है उस यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आपका मूत्र है उस मूत्र का क्या होगा? उस मूत्र का निर्माण होगा मेरे भाई। उस मूत्र का क्या होगा? निर्माण होगा। अब देखिए, ये क्या है? ये है भैया मूत्र वाहिनी।
इंग्लिश में कहा जाता है यूरेटर डक्ट। इस किडनी में, ये क्या है, दोनों किडनी है, और किडनी की जो कोशिका होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो आप क्या कह सकते हो कि किडनी में या फिर नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिन का निर्माण हुआ। इस किडनी से जो यूरिन बना है, उस यूरिन, जो यूरिन होता है वो यूरिन भैया इन नलिकाओं की सहायता से कहाँ पहुंचता है, यूरेथ्रा में पहुंचता है, नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है, यूरेथ्रा में नहीं, कहाँ पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। हिंदी में कहा जाता है मूत्राशय में पहुंचता है। इस मूत्राशय में जाकर के आपका यूरिन जो होता है वो इकट्ठा होता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरिन होता है वो उस यूरिन को किडनी से लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो यूरेटर डक्ट करता है। इतनी बात क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम? इस यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है। लगभग 500 ml इसकी भराव क्षमता होती है महिलाओं में, और लगभग 800 ml के बराबर इसकी भराव क्षमता होती है पुरुषों में। लेकिन जैसे ही 200 से लेकर के 250 ml तक मूत्र इसमें इकट्ठा हुआ और हमें फीलिंग आ जाती है कि भैया यूरिन को बाहर निकालना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में ये होता है भैया यूरेथ्रा, ये होता है यूरेथ्रा, ये होता है मूत्रमार्ग। इस मूत्रमार्ग की सहायता से भैया, इस मूत्रमार्ग की सहायता से जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, जो पेशाब होता है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। इतनी बात क्लियर है, ओके। और जो पुरुष होते हैं यानी कि जो मेल होते हैं, उस मेल में क्या होता है भैया, इसी यूरेथ्रा से कौन जुड़ा हुआ होता है, इसी ही शुक्र वाहक जुड़ा हुआ होता है, जो भैया सीमन को इसी यूरेथ्रा में छोड़ता है। यानी कि सीमन को होता है कौन है, सीमन क्या है, सीमन है भैया वीर्य, वीर्य को कहा जाता है सीमन। तो वीर्य जो होता है वो इसी यूरेथ्रा की सहायता से, इसी यूरेथ्रा जो मूत्रमार्ग होता है इसकी सहायता से शरीर से बाहर निकलता है। और जो यूरिन होता है, यूरिन भी इसी यूरेथ्रा, इसी मूत्रमार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकलता है। तो यूरेथ्रा एक उबेनिस्ट मार्ग हो जाता है। ये क्या है, एक उबेनिस्ट मार्ग है भैया, ये क्या है, ये उबेनिस्ट मार्ग है भैया, ये एक उबेनिस्ट मार्ग है जिसमें होकर यूरेथ्रा भी शरीर, वो यूरिन भी शरीर से बाहर निकलता है और सेमन भी शरीर से बाहर निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि मानव नरों में यानी कि मेल में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे भैया मूत्र मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश में यूरेथ्रा कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। तो क्वेश्चन नंबर 57 आपका क्लियर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय के माध्यम से, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी बीजांडासन के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी योनि के माध्यम से। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 25/1/2021 को पूछा गया। इसका राइट आंसर होगा भैया, इसका राइट आंसर होगा बीजांडासन। इसे प्लेसेंटा कहा जाता है, प्लेसेंटा को गर्भनाल भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम आज हमें क्या पता लगाया, बीजांडासन। इसी की सहायता से माँ अपने बच्चे तक पोषण उपलब्ध कराती है, ब्लड की सहायता से, जैसे कि ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, पानी है, ये सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है। बदले में बच्चा क्या देता है, जो उत्सर्जी पदार्थ है वो सभी इसी प्लेसेंटा की सहायता से माँ तक पहुँचाने का काम करता है शिशु। आज यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है, यानी कि 8 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैप्टर के, तो जाकर के देख लेना, क्योंकि अगर वो 8 पार्ट आपने देख लिए तो आज के बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल पर नया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।